आदित्यनाथ जी से कि आपका प्रकट उद्बोधन कर। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, डॉक्टर श्रीमती सुदेश धनखड़ जी, प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, प्रदेश सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री श्री सोमेंद्र तोमर जी, श्री दिनेश खटीक जी, इस कार्यक्रम के संयोजक और राज्यसभा के माननीय सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, सचिव आयुष मंत्रालय भारत सरकार वैद्य राजेश कोटेचा जी, आचार्य बालकृष्ण जी, सचिव आयुर्वेद विद्यापीठ श्री वैद्य देवेंद्र त्रिगुणा जी, मनोज नेसारी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण, देश और प्रदेश के अलग अलग अंचलों से यहाँ पर उपस्थित आयुर्वेद के सभी हमारे विशेषज्ञगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का और उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का अपने ऑफिशियल विजिट में प्रथम बार उत्तर प्रदेश आगमन पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। मानिए यह मेरठ की धरती है, भारत के इतिहास की धरती, महाभारत की रचनाकार वाली धरती। यही मेरठ से कुछ ही दूरी पर हस्तिनापुर है, जिसने महाभारत की नींव रखी थी और एक नए इतिहास का सृजन किया था, आने वाली पीढ़ी को एक धरोहर दी थी, जिसने इस घोषणा भी की थी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जो चार मानवीय पुरुषार्थ हैं, इनसे संबंधित जो कुछ भी है वह इस ग्रंथ में है, जो इसमें नहीं वह अन्यत्र कहीं नहीं है, और उद्घोष करने वाली धरती है। देश की आजादी के प्रथम स्वतंत्र समर का उद्घोष करने वाली क्रांति धरा है। तो यहाँ के अन्नदाता किसानों के पुरुषार्थ की धरा भी ये मेरठ है। मैं आपके आगमन पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से, उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, हमारे लिए यह अत्यंत आह्लादित करने वाला क्षण है जब इस आयुर्वेद महापर्व को आपका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धति पिछले 9 वर्ष के अंदर एक लंबी छलांग लगा करके दुनिया के अंदर छाने की स्थिति में है, और सचमुच इसका श्रेय अगर किसी को दिया जा सकता है तो इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जा सकता है, जिन्होंने पहली बार परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को आयुष मंत्रालय के रूप में लेकर के और योग, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी
सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को लेकर के मंत्रालय का गठन किया। योग को 2016 से 21 जून की तिथि को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज पूरी दुनिया मनाने के लिए उत्सुक है। 21 जून को दुनिया का कोई कोना ऐसा नहीं जहां पर पूरा देश, पूरी दुनिया, कोई प्रांत, कोई जनपद, कोई शहर, कोई कस्बा, कोई गांव, कोई परिवार ऐसा नहीं होता है जो योग की क्रिया के साथ किसी न किसी रूप में न जुड़ता हो। भारत की इस परंपरा के साथ दुनिया को जोड़ने और उसी प्रकार से आयुर्वेद को दुनिया के अंदर स्थापित करने के आदरणीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उन प्रयासों का परिणाम आज हम सबके सामने है। इतनी बड़ी संख्या में आयुर्वेद के विशेषज्ञ एक साथ एक मंच पर आकर के आपका मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करें, ये हम सब के लिए आह्लादित करने वाला क्षण है। मेरे सामने जब ये प्रस्ताव आया तो मैंने कहा कि मैं 4 वर्ष पहले इस सम्मेलन में कानपुर में उपस्थित हुआ ही था। डॉक्टर वाजपेयी जी ने जब ये बात मेरे सामने रखी तो मैंने कहा, देखो, इसमें सबसे उपयुक्त पात्र इस कार्यक्रम के उद्घाटन के होंगे हमारे देश के आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, और उपराष्ट्रपति जी को इस कार्यक्रम में हम लोग आमंत्रित करके इस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाई प्रदान करके अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबके सामने प्रस्तुत किए हैं। और आज इस आयुर्वेद सम्मेलन के उद्घाटन कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों को प्रफुल्लित कर रहा है, उन्हें एक नई उड़ान के लिए तैयार कर रहा है। और इसलिए मैं इस आयुर्वेद सम्मेलन के अवसर पर क्रांतिधारा मेरठ में भारत की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की इस धरा पर मैं इन सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जिस क्षेत्र में यह आयुर्वेद सम्मेलन किया गया है, यहाँ के बहुत सारे आयुर्वेद के हमारे विशेषज्ञ हैं या रहे हैं जिन्होंने इस फील्ड में अपने समय में विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए बहुत कुछ करके दिखाया। खासतौर पर वैद्य राम सहाय कौशिक जी, वैद्य हरिदत्त जी, वैद्य कृष्णलाल वाजपेयी जी, वैद्य मुरारीलाल शर्मा जी, वैद्य पशुपतिनाथ जी, वैद्य विष्णुदत्त शर्मा जी ने इस पूरे क्षेत्र में आयुर्वेद के माध्यम से आयुष की जिस पद्धति को आगे बढ़ाने का कार्य किया था, अत्यंत अभिनंदनीय है। और राष्ट्रपति जी के मानव यूनानी चिकित्सक, पद्म पुरस्कार से सम्मानित हकीम सैफुद्दीन जी की भी धरती यही मेरठ रही है, यही मेरठ से उनका चुनाव रहा है। ये 3 दिवसीय जो आयुर्वेद महासम्मेलन आज से प्रारंभ हो रहा है, आयुर्वेद की विभिन्न विधाओं को लेकर के यहाँ पे चर्चाएं होंगी। उनके द्वारा जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं उनके बारे में अवगत कराया जाएगा। इस दिशा में जो नए शोध हो रहे हैं इसके बारे में भी अवगत कराया जाएगा। और कैसे हम आयुर्वेद को, योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, इन सब को हम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अपने प्रधानमंत्री जी के इस अभियान के साथ जोड़ करके हेल्थ टूरिज्म एक उत्कृष्ट केंद्र के रूप में विकसित कर सकते हैं। इन सभी मुद्दों को लेकर के 3 दिनों तक यह महासम्मेलन यहाँ पर होने जा रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से आज मैं अवगत कराना चाहता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 9 वर्ष पहले आयुष मंत्रालय के गठन के साथ जिस भारत की परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे, आज उसी का परिणाम है
कि उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास 3,959 आयुष चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें आयुर्वेद के 2,110, होम्योपैथ के 1,584, यूनानी के 254 चिकित्सालय हैं तथा 50 बेड के 11 एकीकृत आयुष चिकित्सालयों के माध्यम से भी प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हम आरोग्यता, संपूर्ण आरोग्यता के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। 105 आयुष महाविद्यालय उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में कार्यरत हैं, जिनमें 79 महाविद्यालय आयुर्वेद के, 15 यूनानी के और 11 होम्योपैथी के भी महाविद्यालय वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अंदर कार्यरत हैं। और उत्तर प्रदेश आज अपना पहला आयुष विश्वविद्यालय का संचालन भी प्रारंभ कर चुका है, जिससे इस सत्र में उस विश्वविद्यालय ने अपने कार्य को आगे बढ़ाया है। वहां के कुलपति प्रोफेसर ए.के. सिंह जी भी आज इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश लगातार अपनी परंपरागत इन चिकित्सा पद्धतियों को प्रोत्साहित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मेरा आप सबसे अपील होगा, हमें स्वयं भी अपने आप पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। लेकिन जब तक आप स्वयं भी इसके बारे में इसका एहसास नहीं कराएंगे, आपकी गौरव की अनुभूति कोई दूसरा करा पाएगा, इसमें कठिन होता है। और खासतौर पर मैंने एक बार अभी 2 वर्ष पहले मैंने एक बार 100 बीएनएस के बच्चों को अपने पास अपने मुख्यमंत्री आवास से आमंत्रित किया था। उनसे मैं सामान्य बातचीत कर रहा था। मैंने उनका परिचय दिया, मैंने उनसे पूछा कि आखिर आयुर्वेद में ही आप क्यों प्रवेश लिए? आप चिकित्सक बनना चाहते रहे होंगे तो हो सकता है और भी विधाएं थी, एलोपैथ में आप जा सकते थे, और भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं देख करके आश्चर्यचकित था। 100 में से 94 बच्चों ने कहा कि साहब हम आयुर्वेद में नहीं, हमारी रुचि तो एलोपैथ में थी, लेकिन चूंकि वहां प्रवेश नहीं हुआ इसलिए हमने यहां एडमिशन ली। 4 ऐसे थे जिन्होंने कहा कि आयुर्वेद में हमारी रुचि थी और इसलिए हमने आयुर्वेद में बीएमएस की, उसमें हमने प्रवेश लिया है, हम इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं। 2 थे जिन्होंने कहा कि हमारे माता पिता जो कि इसके विशेषज्ञ हैं, इसलिए परंपरागत हमारा अपना कारोबार भी है, इसलिए उसके साथ कारण हम भी इसमें जुड़े हैं। मुझे लगा कि जहां पे इतनी बड़ी संख्या ऐसी हो जो केवल मजबूरी में पढ़ रहे हैं कि हमें डिग्री लेनी है, फिर मैंने उनसे कहा मैं किसी चिकित्सा पद्धति का विरोधी नहीं हूं और विरोधी हो भी नहीं सकता। संपूर्ण आरोग्यता को प्राप्त करने के लिए जो भी आसान तरीके हो सकते हैं, सरकार उस प्रकार की कार्य पद्धति को, उस प्रकार की कार्य योजना को आगे बढ़ाती है, उसे प्रोत्साहित करती है, उसके लिए बजट का प्रावधान करती है। लेकिन परंपरागत चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद, भले अन्य दिनों में हम लोग उसको महत्व को जाने न जाने, लेकिन इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान तो आयुर्वेद के महत्व को कौन नहीं समझा है? कौन नहीं समझा है? सबने इसके महत्व को समझा। और तब मैंने इस बात को कहा, मैंने कहा देखिए एलोपैथ के डॉक्टर अच्छे डॉक्टर होते हैं, लेकिन अगर कोई एक एमबीबीएस की डिग्री लेता है, एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद उसके पास केवल एक जरिया होता है कि अपना तो प्रैक्टिस करे, सरकारी नौकरी करे। और केवल एमबीबीएस करने से नहीं होगा, एमबीबीएस के बाद उसको पीजी करना होता है, फिर पीजी के बाद भी अब तो जब तक वो सुपर स्पेशलिटी की डिग्री नहीं लेगा, फिर सबको लेने में उसको 12 से 15 साल लग जाते हैं। 12 से 15 वर्ष के बाद वह एक योग्य शिक्षक होता है। एक एमबीबीएस अगर अपना हॉस्पिटल खोलेगा तो चलाना उनके लिए दिक्कत हो जाएगी, लेकिन एक बीएनएस डॉक्टर अगर चाहे तो अपना एक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है, योग के साथ जोड़ करके, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ जोड़ करके, पंचकर्म और खाद्य सूत्र के
पद्धतियों को अपना करके बहुत अच्छे ढंग से चला सकता है। एक बीएमएस डॉक्टर सरकारी नौकरी भी उसके लिए हमेशा तैयार है, और सरकारी नौकरी के अलावा अगर वो चाहता है कि नहीं, मुझे अपने अन्नदाता किसानों के साथ अपने आप को जोड़ना है, तो वह एफपीओस का गठन करके एफपीओस के माध्यम से मेडिसिनल प्लांट की खेती करवा करके हजारों किसानों के जीवन में उनकी आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे सकता है, और इस पद्धति को भी आगे बढ़ाने में अपना योगदान दे सकता है। तो मैंने कहा भी आपके यहां तो डिग्री एक लेकिन उपयोग अनेक है। जहां डिग्री एक और काम भी एक ही है, वह ज्यादा महत्व है या डिग्री एक और काम अनेक? तो मैंने कहा ये तो आपके लिए इतनी अवसर है, इस अवसर के बाद भी हम गौरव की अनुभूति नहीं कर पा रहे तो कोई दूसरा नहीं करवाएगा हमें। और मेरी आप सबसे अपील होगी, उत्तर प्रदेश तो आयुर्वेद की धरती है, भगवान धन्वंतरी की धरती है, आयुर्वेद के जनक इसी धरती में पैदा हुए। उन्होंने देवताओं का भी उपचार किया था और राक्षसों का भी उपचार किया था, सबको आयुष का वरदान दिया था। आज हम इस पद्धति को और तेजी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, और जब डबल इंजन आपके साथ जुड़ जाता है तो फिर आपको तो फिर घबराने की आवश्यकता है, कि तेजी के साथ अपनी उड़ान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। और उसी उड़ान को आज अपना मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्रदान करने के लिए आदरणीय उपराष्ट्रपति जी, आदरणीय राज्यपाल जी, और यहाँ पर एक पूरा मंच आज यहाँ पर आपके सामने है, आपको यहाँ पर ये सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरठ का ये धरा है, चौधरी चरण सिंह जी किसानों के मसीहा थे, उनके नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित है, और विश्वविद्यालय की कुलपति को मैं उनकी पूरी टीम का अभिनंदन करता हूं कि कल ही इस विश्वविद्यालय को नेक के मूल्यांकन में ये डबल+ की ग्रेडिंग मिली है। ये सबसे अच्छी ग्रेडिंग मानी जाती है, अच्छी इसमें मानी गई है। और आज आयुर्वेद का सम्मेलन इस बात की गवाही दे रहा है कि जैसे विश्वविद्यालय ने उत्कृष्ट ग्रेडिंग लेकर के नेक के मूल्यांकन में अपने आप की उत्कृष्टता को साबित किया है, ऐसे ही आयुर्वेद भी उस प्रकार की ग्रेड को प्राप्त करने के दिशा में कार्य करेगा। मैं एक बार फिर से आदरणीय उपराष्ट्रपति जी का, उनकी धर्मपत्नी आदरणीय डॉक्टर सुदेश धनखड़ जी का, प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल महोदय का, आए हुए सभी आयुर्वेद के विशेषज्ञों का एक बार फिर से प्रदेश सरकार की ओर से, उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। आप सभी स्वयं आयुर्वेद के प्रबल समर्थक व संवर्धन में सतत प्रयत्नशील हैं, प्रत्येक सांस्कृतिक विधा के अनुशंसक हैं। आपके प्रेरक उद्बोधन हेतु सादर धन्यवाद माननीय। और इस श्रृंखला में मैं सभी ने अनुरोध करूंगी माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी से कि आपके प्रेरक उद्बोधन हेतु करवाएं। 2023 धारा 300